तो बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था, जहां पे हमने डिस्कस किया था, ये किया था क्या, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये पॉइंट डिस्कस किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने एक क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चंस? वो एक सेमी सर्कुलर ब्लॉक था और उससे हाइट से बॉल ये गई थी, ड्रॉप। सर आपने सॉल्व कर दिया था। हाँ हाँ, ठीक ठीक, समझ गए। चलो उसको कर लेते हैं अभी डिस्कशन। बच्चों ये लिखा था नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पीसीएम, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। इसी को लिख सकते हैं टोटल मास इनटू एसीएम, ठीक है। और लिखा था इफ एफ एक्सटर्नल ऑन ए सिस्टम इज 0 देन पीसीएम लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। इसी को हमने और भी बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, एक्सटर्नल फोर्स का कुछ वाई कंपोनेंट होगा, सारे एक्सटर्नल फोर्सेज का, प्लस सारे एक्सटर्नल फोर्सेज का कुछ जेड कंपोनेंट होगा। दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एसीएम का भी कुछ कंपोनेंट होगा, आई कैप प्लस वैसे ही जे कैप प्लस वैसे ही के कैप। और कहा गया सपोज सारे एक्सटर्नल फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0 है, दैट मीन्स इधर आई कैप का कोएफिशिएंट 0 है, तो यहां भी आई कैप का कोएफिशिएंट 0 होगा, AXCM जो होगा वो कांस्टेंट होगा। AXCM भी 0 होगा। AXCM 0 का मतलब VXCM is equal to constant. That means momentum of system in x direction will remain, दिख रहा नहीं दिख रहा, will remain constant. बताओ ये यहां तक समझ में आया था? yes, इसको समझा था, अगर तुमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देख लिया कि इधर नेट फोर्स 0 है, इधर कोई कंपोनेंट नहीं है फोर्स का, तो इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसको ऐसे ही बताया था कि सपोज तूने ये किया कि नेट फोर्स इधर है, सपोज इस डायरेक्शन में नेट फोर्स रिजल्टेंट इधर है, तो इसका इधर कंपोनेंट का हो जाएगा 0। सो इधर मोमेंटम चेंज होगा, बट इस डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलती से ऐसे समझ लेते हैं कि अगर सपोज नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स इधर है, रिजल्टेंट फोर्स इधर है, तो क्या सिस्टम का मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा? कहो सर नेट फोर्स तो इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो ये गलत है स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर फोर्स इधर है बच्चों तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर है, सो इधर का मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स इधर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और इधर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एम आई राइट? yes sir।
ठीक है, तो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रहने दो ऐसे। बच्चों ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना, और उसके टॉप पे एक स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, ये सरफेस इज स्मूथ है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। System is released from rest when small m reach bottom of the wedge। इसको वेज बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है ना, उसको वेज बोलते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M till the moment। बच्चों ये सवाल है, ये बड़ा मतलब बेसिक सवाल है, इस टाइप के 2-3 सवाल करवाएंगे तुम्हें तो ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्या कोई बता सकता है कि स्मॉल m नीचे आएगा तो कैपिटल M किधर जाएगा और क्यों जाएगा? लेफ्ट पे जाएगा। लेफ्ट में जाएगा, कैपिटल M लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कि व्हेन द स्मॉल m विल रीच एट द बॉटम, कैपिटल M कितना डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। तो एक काम करता है, अगर मैंने थोड़ा सा ये किया कि ये हाइट h दे दिया और ये एंगल थीटा दे दिया, तो क्या तुम ये L बता सकते हो कितना होगा h और थीटा में? h by L that is equal to tan theta। दिस इंप्लाइज अगर L निकालना हो तो ये हो जाएगा h cot थीटा, है ना। तो अभी मैं L लेके कर रहा हूं, L का वैल्यू बाद में h cos थीटा पुट कर दूंगा। सारे बच्चे सुनो, हम लोग अगर बात करें सिस्टम पे, कंसीडर सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं, ये पहला सवाल कर रहा हूं, पूरा स्टेप्स बताऊंगा एक एक पॉइंट। कंसीडर स्मॉल m एंड कैपिटल M एज ए सिस्टम। क्या x डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई फोर्स है क्या? नो सर। mg नीचे, कैपिटल mg भी नीचे, यहां से n ऊपर, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता है तो x डायरेक्शन में फोर्स होता। कहेंगे कोई फोर्स ही नहीं है तो नेट फोर्स तो जीरो है। सो नेट फोर्स इन x direction on the system
इज 0, ये हमें क्लियरली पता है। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो VXCM क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इनिशियली VXCM क्या है? 0। तो थ्रू आउट क्या रहेगा? 0। मोमेंटम 0 रहेगा। मोमेंटम 0 रहेगा एक्स डायरेक्शन का। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 रहेगा इन एक्स डायरेक्शन का। सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट बताया ना। और इनिशियली क्या है? दोनों को रेस्ट रिलीज किया तो इनिशियली 0 है। हाँ सर। तो बाद में भी 0 रहेगा। देखो इधर हर बात को मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट्स लिखना। सो इट विल रिमेन 0 थ्रू आउट द मोशन। सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सर 0 रहेगा। हाँ बोलो। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना? यस यस, एक्स डायरेक्शंस की ही बात कर रहे हैं। VXCM is constant. Initially VXCM is 0, so it will remain. It will मतलब VXCM will remain 0 throughout the motion. XCM की ही बात कर रहे हैं, सॉरी एक्स डायरेक्शंस की ही बात कर रहे हैं। लिख लो यहां तक बच्चों। एक दो सवाल ही होता है कि जो समझ लिए तो फिर सवाल बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं शुरुआत में बहुत स्लो रहता हूं, एकदम अच्छे से समझो। अब बताओ बच्चों, अगर एक्स डायरेक्शंस का वेलोसिटी 0 है तो क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कुछ होगा या 0 रहेगा? डेल्टा XCM तो 0 रहेगा, बिकॉज XCM चेंज ही नहीं होगा। VXCM 0 है, इसका मतलब XCM चेंज नहीं होगा। डेल्टा XCM विल बी 0। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। इट डजंट मीन कि कोई ब्लॉक मूव ना करे। ये ब्लॉक भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। तो डेल्टा CM का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? डेल्टा XCM का M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये होता है। और इसके बारे में क्या कह रहा है? 0 है। क्लियर? यस सर। अच्छे समझना। मान लो कि कैपिटल M पहले यहां था, अब ये कैपिटल M यहां आ गया। देखो रेड कलर से दिखा रहा हूं। कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों? सपोज x0 डिस्प्लेस हो गया। या x1 लिख लेता हूं। x1 आ गया, सपोज आ गया। तो अभी देखो ब्लॉक ये कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर ब्लॉक ये ऐसा रहेगा। ये भी पॉइंट यहां आ गया होगा। कितना आगे आ गया होगा? x1 डिस्टेंस आगे आ गया होगा। पूरा ब्लॉक x1 शिफ्ट किया, और ये जो ब्लॉक है वो यहां आ गया। यस सर। ये यहां से यहां आ गया है। तो इसने कितना चला है? इसने तो इतना चला ना, इधर कितना? इतना L-X। तो L-X1 चला है। यही तो मुझे बताना था कि स्मॉल m कितना चला आगे? L-X1 चला है। क्या ये सबको क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। तो देखना, M1 ले रहा हूं कैपिटल M को, तो कैपिटल M X1 इधर चला है, तो इसका इस डायरेक्शन में चला है तो निगेटिव ले लेते हैं। -X1 डायरेक्शंस के साथ लेते हैं, डेल्टा X1। M2 को दूसरे ब्लॉक का स्मॉल m को ले लिया। ये कितना चला है? ये चला है L-X1 किधर? इधर L-X1 पॉजिटिव डायरेक्शन में।
m डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m डेल्टा x2 और डिवाइड बाई जो भी रहेगा, इधर तो 0 है तो उधर जाके 0 हो जाएगा। और यहां से चेक करो, इसको इधर लेके चले जाओ तो स्मॉल x1 जो आ जाएगा, चेक इट, ml डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दैट मीन्स स्मॉल m जब नीचे आएगा बच्चों तो ये कैपिटल M जो है वेज इतना डिस्टेंस इधर चला जाएगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई? समझ में आया बच्चों? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। डेल्टा HCM 0 होगा, ये तो समझ में आया था। और डेल्टा HCM का डेफिनेशन होता है m1 डेल्टा x1, दैट मीन्स m1 पार्टिकल का पोजीशंस में कितना चेंज हुआ है, x डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ये आ रहा है 0। कैपिटल M को पहला बॉडी ले लिया तो कैपिटल M, और ये किधर जा रहा है बच्चों, ये इधर गया x1, तो कहेंगे कि m और इसके पोजीशंस में चेंज हुआ इस तरफ, तो इस तरफ को निगेटिव ले लिया तो माइनस x1, इस तरफ को पॉजिटिव लेंगे, है ना। स्मॉल m किधर गया, तो यहां से टॉप से इसके बॉटम में आ गया। बच्चों अगर ये कैपिटल M फिक्स रखते तो स्मॉल m यहां पे पहुंचता और इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता L, लेकिन कैपिटल M भी इधर आ गया है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में ये L डिस्टेंस आगे गया, बट द होल सिस्टम इज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, तो इफेक्टिवली L माइनस x1 चला है इधर। ये इसको समझने के लिए फिर से बोल रहा हूं, पहले मान लो कि ये रेस्ट में ही है, तो ये आगे कितना चला L, अब इसको इधर लेके आ जाओ x1, तो बताओ x का नेट कितना हो जाएगा, L माइनस x1, किधर, इस तरफ, तो ये लिख लिया और सॉल्व हो गया। बताओ रितेश, क्लियर क्या? चलो अब एक बात पूछता हूं बच्चों, अभी हमने ये स्मूथ दिया था, अगर ये स्मूथ नहीं होता, ये रफ होता, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन a small m and capital M, लिखो, if there is friction between a small m and capital M, then बच्चों बट यहां स्मूथ ही रहता, तो क्या इस सवाल का आंसर डिफरेंट होगा? नो सर। Will the answer of first questions be different? तो समर्थ ने बहुत कॉन्फिडेंस से बताया कि नो, आंसर विल स्टिल रिमेन सेम। रीजन इज एक्सटर्नल जो फ्रिक्शन है, पहले फ्रिक्शन नहीं था, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, बाद में फ्रिक्शन है, तो ये है तो इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशंस को इफेक्ट नहीं करेगा, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास का मोशन वैसा ही रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट वही होंगे, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, इजंट इट? तो कहोगे सर कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, क्या डिफरेंट हो सकता है, ये समझना है। तो जो हमारे यहाँ क्लास होता है वो डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाते हैं हम लोग, कि अगर ये फ्रिक्शन है और एक केस में फ्रिक्शन नहीं है, तो मान लो पहला केस ले रहा हूं जिसमें फ्रिक्शन नहीं है और दूसरा केस ले रहा हूं जिसमें फ्रिक्शन है,
तो डिस्प्लेसमेंट की जो बात होगी वो तो सेम रहेगा। पर अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट केस में ये स्पीड v1 से आता है स्मॉल m, सेकेंड केस में जिसमें फ्रिक्शन है v2 से आता है, यहां से यहां पहुंचता है, तो क्या v1 और v2 सेम होगा या डिफरेंट होगा? नो सर, डिफरेंट होगा। जिस समय ये Different होगा। आएगा उस समय जिस डिफरेंट स्पीड होगा। आएगा वो स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? कैपिटल एम जब यहां Yes. पहुंचेगा तो उस समय उसका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। v2 कम रहेगा, v1 ज्यादा रहेगा। अभी ऐसे सवाल करवाएंगे बच्चों, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अभी रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये बॉटम पे आएगा बच्चों तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा। इज इट क्लियर? दैट मींस सिस्टम विल गेन काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आया, किसके कॉस्ट पे काइनेटिक एनर्जी गेन किया है? इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। अगर ये स्मूथ सरफेस रहेगा बच्चों तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन रहा तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो जाएगा। मतलब जब बॉटम में पहुंचेगा तब जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं होगा, उससे कम होगा। कुछ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसका कुछ पार्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कम लगेगा इन सेकेंड केस कंपेयर टू द फर्स्ट केस। दीज आर द डिफरेंस। आई होप कि हमने एक्सप्लेन किया है। There is a block having smooth cylindrical cavity of radius capital R is equal to 5R। 6R दिया ना, 6R। कौन दिया? स्मॉल आर क्या है? spherical block, a spherical ball of mass small m and radius R is released from position shown in the figure। बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना सवाल को। ये सीखने वाला सवाल है, रिवाइज करने वाला सवाल है। पहला सवाल, when a small m
when small m goes to other end of the cavity, then find displacement of capital M. एक एक सवाल सॉल्व करते जाओ और फिर लिखते जाएंगे। आज का आधा क्लास इसी पे जाएगा। यस सर। खुद से ट्राई करो, हो जाना चाहिए। ये जब यहां से ऐसे करते 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 यहां पहुंचा, बच्चों बता सकते हो कि जब यहां पहुंचेगा अगर, तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऐसे देखो, ये वेलोसिटी नीचे आएगा बच्चों, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ वेलोसिटी इधर होगा, है ना? फिर ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। क्या बता सकते हो कि व्हेन इट विल रीच एट दिस पोजीशन, इसका स्पीड 0 हो जाएगा? दोनों का स्पीड 0 हो जाएगा। Yes. कोई कहेगा सर नहीं, कुछ स्पीड होगा। तो मैं कहूंगा कि अगर स्पीड कुछ हुआ तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी तो एज इट इज हो जाएगा बच्चों, जैसा पहले था वैसा ही। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो फिर अगर स्पीड है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी तो किसके कॉस्ट पे आएगा, है ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि यस, जब ये यहां से यहां जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कोई कहेगा सर वो यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहीं पे पहुंच के रुक गया। तो अगर वो यहीं पे पहुंच के रुक गया है, दोनों रुक गया, तो अब बताओ कि फ्रिक्शन कहीं है नहीं, तो कहीं पे एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना था उससे कम पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, गेन नहीं किया, तो कहां जाएगा? तो आई होप कि ये क्लियर, इट विल रीच अप टू दिस पोजीशन एंड देन इट बिकम्स 0, है ना? यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। यस सर। अब हम फिर से बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि जब ये यहां से यहां पहुंचा है तो एक कैपिटल एम इधर गया होगा, तो कितना डिस्टेंस इधर गया? ठीक है, तो दिखाने के लिए मैं यहां दिखा रहा हूं कि कैपिटल एम जो है वो डिस्टेंस एक्स चला गया इधर। एक्चुअली ऐसा हुआ होगा, है ना? ये यहां नहीं यहां पहुंचा होगा, ये डिस्टेंस गया है एक्स, या x1 ले लेता हूं, x1। तो फिर से मैं वही सारी चीज कहूं बच्चों, सॉल्यूशन लिखता हूं, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। 0। सो VXCM 0 कांस्टेंट, और इनिशियली 0 है। तुम लोग एकदम सही बता रहे हो, इनिशियली इट इज 0, तो थ्रू आउट इट विल रिमेन 0। दैट मीन्स डेल्टा XCM विल बी 0। ये बच्चों फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये पूरा दिमाग में चल जाना चाहिए। अब क्या लिखेंगे? 3r/2। कैपिटल M, डायग्राम में बहुत सारा डेटा दिखा हुआ, कैपिटल M इंटू -x1 प्लस स्मॉल m इंटू, अब बताना कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m कितना आगे गया है? इज इट 6r कि 12r कि 10r? कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्मॉल m x डायरेक्शन में कितना मूव किया है? 6r, 12r या 10r?
6R minus 12 2x होगा। बच्चों कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में यही तो गया ये डिस्टेंस, और ये बच्चों 6R, ये 12R है, ये 12R है, यहां से यहां 12R है डायमीटर। तो ये तो 5R ही है ना इतना। yes तो कितना गया, मैं 10R लिखूं, 10R गया कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, बट कैपिटल एम x1 डिस्टेंस पीछे गया है, 10R minus और यहां सब लिख लेंगे स्मॉल m इंटू 10R दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू 3R है तो कैपिटल M का वैल्यू 3m है, तो ऐसे पुट कर दोगे 3m, तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10R अपॉन 3 प्लस 1 4, mm कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 5R बाई 2। क्या ये सवाल सॉल्व हो गया एकदम अच्छे से? रितेश देखो, इसका रेडियस 6R है, ये 6 स्मॉल r, ये मैंने सवाल दे दिया, तो ये डिस्टेंस जो है वो 6R है। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ना, ये बॉडी एक्सटेंडेड है, तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं। तो ये डिस्टेंस तो 5R और ये भी 5R, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ है, 10R हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, बट कैपिटल एम एज ए होल आगे गया है, इधर गया है x1 पीछे, तो स्मॉल m 10R माइनस x1 गया है इस डायरेक्शन में। When ball reach at bottom, what will be its velocity? What will be its velocity with respect to ground at this instant? तो बच्चों मैं अब यहाँ पे लिखता हूं कि जब ये बॉटम पे आया तो लेट्स इसका वेलोसिटी है v1 और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v1 है, लेकिन ये पता है कि ये किधर जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा बॉटम पे। जब यहाँ पे होगा तो इसके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा होगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन थोड़ा डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे तो डायरेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर और इस वेज के रेस्पेक्ट में भी इधर। And wedge will have velocity in this direction, let's v2, या इसको v1 ले लेते हैं, इसको v2 ले लेते हैं, चूंकि कैपिटल एम को ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो लिखो लेट, सॉल्यूशंस लिख रहा हूं, लेट स्मॉल m reach bottom of the track with velocity v2 with respect to ground. है ना, कैपिटल एम का मान लिया v1, हमें पता है इसका पीछे होगा, सो डायरेक्टली अब लिख रहा हूं फ्रॉम लीनियर मोमेंटम
conservation along x-axis. linear momentum conservation along x-axis. क्या लिखेंगे बच्चों? Initial linear momentum of the system is equal to final linear momentum. Initially दोनों ब्लॉक रेस्ट में था. Finally कैपिटल एम ब्लॉक v1 वेलोसिटी से पीछे जा रहा है. इस डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव. प्लस स्मॉल एम ब्लॉक v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है. तो इससे क्या आ गया? कैपिटल एम v1 इज इक्वल टू स्मॉल एम v2. कैपिटल एम का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3v1. ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ गया. लेकिन v2 है कितना? v2 3v1 है, सही है, लेकिन v2 है कितना ये निकालना है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. हर्षवर्धन, तूने जो सवाल पूछा था वो एकदम करेक्ट है. तूने जो मतलब उसमें आंसर खुद दिया, बोला कि सर वो पूरा सर्किल ऐसे गया, फिर इनफैक्ट यहाँ पे रेस्ट में रहेगा, फिर ऐसे आएगा. तो ऐसे ऐसे मोशंस होगा. तो जब यहां से यहाँ वापस आ जाएगा तो फिर ये भी अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा कैपिटल एम का. यू आर करेक्ट. और समर्थ ने हिंट दिया कि सर अब आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन सप्लाई करना है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैं लिखूं बच्चों डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू 0. एकदम प्यार से लिखना. इसको ये सवाल समझ में आ गया मतलब तुम तो बहुत अच्छा कर लोगे. अच्छे से समझ लो. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है बच्चों? तो हाफ कैपिटल एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम v2 स्क्वायर. ये हो गया फाइनल. इनिशियल कितना था? 0 प्लस डेल्टा यू. क्या कैपिटल एम के पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया है? नो सर. No, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसका आया? स्मॉल एम में. तो स्मॉल एम देखो यहाँ पे पोजीशन सेंटर ऑफ मास था पहले, अब यहाँ पे आ गया. तो ये देखो कितना नीचे आया है सेंटर ऑफ मास. 6R या 5R? 5R. 5R. तो चेंज क्या लिखूं? माइनस mgr mg इंटू 5R या प्लस mg इंटू 5R? माइनस बाद में कम है, फाइनल कम है ना. रेफरेंस अगर यहाँ लिया तो इनिशियल 0 और फाइनल माइनस में. ये लिख लिया. तो बच्चों ये लिख लो यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे कैपिटल एम को 3m पुट कर दोगे जो सवाल में दिया है, और v2 और v1 दोनों, हमें v2 चाहिए तो v1 को रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस कर दोगे तो आ जाएगा. बताओ कितना आ रहा है. सो इसको अगर हमने लिख लिया, कैपिटल एम को रिप्लेस कर दिया, v1 को रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे आ गया. So v2 square is equal to ये कितना आ जाएगा बच्चों? 15GR by 2. 15GR upon 2 है ना. ये आ गया. So v2 is equal to root 15GR by 2.
V1 भी आ जाएगा बच्चों। अगर पूछा जाए V1 कितना होगा इसका वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा V2/3, V2 का वैल्यू डिवाइड बाई 3। ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं। अब बच्चों ये जेई एडवांस का सवाल आ गया। जेई मेन तक कितना पूछ सकता है? जेई मेन का सवाल होगा कि ये जब यहां से यहां पहुंचा या ये जब यहां से यहां पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और थोड़ा टफ पूछेगा तो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा ये निकाल लिया। जेई एडवांस पूछेगा तो पूछेगा किसका वेलोसिटी स्मॉल एम का कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में कितना है व्हेन इट विल रीच एट द बॉटम। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम व्हेन इट रीच टू बॉटम। है ना। तो बच्चों V1 V2 क्या लिया था वो तो अभी ध्यान में है ही। ठीक है। तो ये जा रहा था V1 से, ये जा रहा था V2 से। तो यहां पे बैठा हुआ बच्चा इसको क्या देखेगा, V2 से जाते हुए कि V2 माइनस V1 से या V2 प्लस V1 से? V2 प्लस V1। हाँ सर, V2 V2 प्लस प्लस V1 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ है तो मैं समझा देता हूं। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम with respect to ground minus velocity of capital M with respect to ground। यही फॉर्मूला था। velocity of a small m with respect to ground जो है वो v2 i cap है, माइनस velocity of capital M with respect to ground क्या है, v1 माइनस i cap है। तो क्या आ जाएगा v2 प्लस v1 i cap। इज इट करेक्ट? ये रिलेटिव मोशंस के फॉर्मूला से बता दिया, तो ये यही हो जाएगा। है ना बच्चों? नीचे वाला पार्ट मिटा दूं, इधर वाला पार्ट मिटा दूं। तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम एट दिस मोमेंट इज v2 प्लस v1। v2 प्लस v1 कितना था, v2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3 v2। v2 निकाला था 4/3 रूट 15 gr/2। क्लियर? है ना? अब जो आ रहा है जेई एडवांस का सवाल आ रहा है। जेई एडवांस का सवाल बच्चों, सी डी सवाल फोर्थ। सर किसी का माइक ऑन है? क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा? शायद तुम्हारा म्यूट नहीं। बच्चों अब सवाल जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 3 स्टार मार्क किया था कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखना है। तुम लोग एक चीज बताना कि ये स्मॉल एम का मोशन अगर तुम देखो तो तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में इसका मोशन सर्कुलर दिख रहा है कि कैपिटल एम के फ्रेम में सर्कुलर दिखेगा? कैपिटल एम के फ्रेम।
कैपिटल एम के फ्रेम में यहाँ पे बैठा हुआ आदमी देखेगा कि ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर्कुलर नहीं होगा। तो डी सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ a small m ball when it is at bottom of the track. When it is at the bottom of the track. तो जिस समय बॉटम ऑफ द ट्रैक है बच्चों, उस समय इसका एक्सेशन क्या है? तो ये आदमी देखेगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये देखेगा कि इसका एक्सेशन इस डायरेक्शन में कितना है। सो इन कैपिटल एम फ्रेम इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स v2 minus v1 का होल स्क्वायर बाय 6 सर। v2 माइनस v1 क्या? v2 प्लस v1 ना, प्लस आ गया था ना ये। हाँ सर, v2 प्लस v2। तो ये देखेगा कि ये v2 प्लस v1 से, दैट मींस इस स्पीड से ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो कहेगा एक्सेलेरेशन will be in upward direction and that is equal to v2 plus v1 जो अभी आया था इतना स्क्वायर डिवाइड बाई 5r या 6r? 5r, बिकॉज ये 5r के सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आज का क्लास सिर्फ यही सवाल समझ में आ गया तो क्लास सफल रहा आज का। क्लियर ना? अब यस हो सर। सकता है हर्षवर्धन के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो एक्सेलेरेशन आप बता रहे हो ये तो कैपिटल एम के फ्रेम में है। आई एग्री, ये जो सवाल हमने पूछा वो एक्सेलेरेशन कैपिटल एम के फ्रेम में है, लेकिन सवाल में तो ग्राउंड के फ्रेम में पूछा है। इज द टू इक्वल या मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखना कि एट द मोमेंट स्मॉल एम इज एट द बॉटम, कैपिटल एम का एक्सेलेरेशन 0 रहेगा। ओके सर, क्यों? क्योंकि कैपिटल एम पे ये जो फोर्स लगाएगा ये नीचे लगाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन लगाएगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कैपिटल एम मूव नहीं कर रहा है और इसका इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0 है। तो कैपिटल एम का जो फ्रेम है एट दिस इंस्टेंट वो इनर्शियल फ्रेम है। कब? जब बॉटम पे। लेकिन जब यहां पे है तो कैपिटल एम पे ये फोर्स लगा, इधर कैपिटल एम इधर एक्सलेट कर रहा था। तो बिफोर दैट कैपिटल एम नॉन इनर्शियल फ्रेम था, बट एट दिस मोमेंट कैपिटल एम का फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। इज इट क्लियर? हाँ सर। यज्ञेश क्लियर? यज्ञेश कनेक्टेड है क्या? यस सर। देखना इस सवाल को तुम जितनी बार पढ़ोगे ना इसमें बहुत सारे इंसाइट मिलेंगे। तो ये जो एक्सेलेरेशन है वो पहले हमने निकाला कैपिटल एम के फ्रेम में, और कैपिटल एम एट दिस मोमेंट इनर्शियल फ्रेम है। ये लिख लेना बोर्ड। एट दिस मोमेंट कैपिटल एम फ्रेम ऑफ कैपिटल एम इज inertial. So this will be the acceleration of a small m with respect to ground. और बच्चों आ रहे हैं आगे। मैं पूछूंगा what is normal force exerted by
capital M on a small m when it is at bottom. mg plus v2 plus v1 का होल स्क्वायर बाय r इंटू m। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत अच्छा कर रहा है तू। तो क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये हो गया n ऊपर, mg नीचे, और एक्सेशन पता है ना। तो n माइनस mg दैट इज इक्वल टू, ये देखो यही वेलोसिटी निकाला था ना, 4/3 इंटू रूट 15 GR/3, इसका होल स्क्वायर mv स्क्वायर डिवाइड बाई 5r। सो n माइनस स्मॉल mg, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, m 16/9 इंटू 15 GR/3 इंटू 5r। सही लिख रहा हूं? अच्छा ये 3 है, सॉरी मैं 2 है। देखो तो कुछ कट रहा है क्या? 5 ये 3 जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 जाएगा 8 8/3 mg/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? n इक्वल टू 11 mg/3। सही लिखा है? yes sir। बच्चों पिछला सवाल जो था वो सीखने वाला सवाल था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। उस सवाल को बार बार देखना, 2-3 बार जरूर करना उसको। अब एक थोड़ा सा आसान सवाल लेता हूं, थोड़ा सा आसान। मान लो अभी बच्चों ठंडा का मौसम है, हिमाचल गए हुए, जम्मू कश्मीर गए हुए, बर्फ पड़ा हुआ है, और ये स्मूथ सरफेस है, मतलब आइस है, और उस पे एक प्लैंक रखा हुआ, स्मूथ प्लैंक रखा हुआ। लेट्स कि इसका मास सपोज स्मॉल एम, इस प्लैंक का मास, और दो दोस्त, एक रितेश यहां पे है ना। रितेश कश्मीर घूमने गए हो, इसका मास मान लो कि 6 m है, और यहां पे उसका एक दोस्त यज्ञेश है, दुबला पतला सा, इसका मास 2 m है। और ये बच्चों इसका लेंथ जो है वो है L। दोनों दोस्त सोचे कि थोड़ा सा मिलते हैं, गले मिलते हैं। क्या हुआ, ये दोनों वॉक करना शुरू किए और दोनों प्लैंक के मिड पॉइंट पे आके गले मिलते हैं, है ना। ये इधर वॉक करना शुरू किया, ये इधर, और मिड पॉइंट पे गले मिल लिए। तो इस प्रोसेस में हमें निकालना है कि व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक। सवाल समझ में आया? दोनों अभी रेस्ट में यहां पे खड़े थे, अब दोनों ने चलना शुरू किया। इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। now R and Y decided to meet
at midpoint of the plank. Find displacement of the plank in the process. ये सरफेस कैसा है बच्चों? स्मूथ है। क्या ये निकाल पाओगे तुम लोग? Yes, sir. मुझे मन कर रहा था सर्वेश यहाँ पे तुम्हारा नाम ही देने का। सर्वेश का वजन लॉकडाउन में मुझे लगता है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो गया। ऐसा है क्या सर्वेश? मैं तो पहचाना ही नहीं, पहली बार आया था फिर दूसरी बार आया तो मुझे तो पहचान में नहीं आया। चलो, नाराज तो नहीं हो गए? No, sir. सर प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा ना? प्लैंक लेफ्ट साइड जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इधर जा रहा है, हैवी वाला मास इधर जा रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास चाहेगा कि हम मूव नहीं करें, उसका ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। अगर तुमने गलत भी मान लिया तो भी आंसर आ जाएगा। तो मान लो कि ये इधर गया, कितना डिस्टेंस? सपोज ये प्लैंक चला गया इतना डिस्टेंस x1 चला गया। अब बताना बच्चों, प्लैंक x1 डिस्टेंस इधर आ गया है, तो 6m ब्लॉक कितना डिस्टेंस किधर गया है? 6m ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में L/2 डिस्टेंस आगे गया इसके रेस्पेक्ट में, बट होल हैज डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन, तो ये गया है L/2 -x1 टूवर्ड्स राइट। टू एम ब्लॉक जो है वो किधर गया है? ये इसके रेस्पेक्ट में क्या है? L/2, लेकिन ये प्लैंक भी और इधर चला गया, इधर ही चला गया, सो ये गया है L/2 प्लस x1 टूवर्ड्स लेफ्ट, और m ब्लॉक गया है x1 टूवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे 3 है, तो m1 m इंटू -x1 प्लस 2m इंटू, है ना, यहाँ भी माइनस लिख देता हूं, -2m इंटू L/2 प्लस x1, सही लिख रहा हूं, माइनस साइन चुके लेफ्ट में, प्लस 6m इंटू L/2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू 0। तो 6m और ये 2m, 4m इंटू L/2, देखना सॉल्व करके लिखो, m 6m और 2m, 6 2 8 1 9, 9m x1, so x1 is equal to 2L/9। जो एक स्मूथ रॉड है उसमें एक रिंग है और उससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे एक छोटा सा पार्टिकल 2m मास का। इसको छोड़ दिया तो क्या लग रहा है कि ये बॉल नीचे आएगा और ये रिंग रेस्ट में रहेगा, या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा?
इतना तो सबको रियलाइज होना चाहिए। देवेश व्यास, यस सर। किधर जाएगा ये? अगर इसको छोड़ दिया तो क्या लग रहा है? रिंग विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल मूव Right. टुवर्ड्स लेफ्ट Right. राइट? राइट 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 सर जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों जाएगा राइट? बिकॉज जैसे नीचे आएगा Tension right. टेंशन होगा तो ये टेंशन इसको इधर पुल करेगा और एक समय रिंग ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे आ गया, स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा। एक समय स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा। तो जब स्ट्रिंग वर्टिकल हुआ है तो रिंग कितना डिस्टेंस आगे गया है? x1 निकालना है। क्लियर? और सो पहला, when string becomes vertical, find displacement of ring। दूसरा सवाल, when string becomes vertical, find displacement of ring। दूसरा सवाल, find speed of ball when string becomes vertical। Find the string of the ball at this instant, at the moment। ये दो सवाल करके रखना, बताना, ठीक है? ये होमवर्क रहा। बच्चों लास्ट में एक सवाल एच.सी. वर्मा का लेते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। मैं हिंट दे रहा हूं और तुम लोग करना। मान लो एक बच्चा है, वो स्कूल से आया और मस्ती करने के लिए क्या हुआ, ये छत पे चल गया बिल्डिंग के, और मस्ती कर रहा था। उसी बीच में क्या हुआ, ये इसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने लगा। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, बट मान लो सपोज हो गया इस बच्चे के साथ। तो स्कूल का बैग टांगे हुए, भारी से, आजकल तो इतने बुक्स होते हैं, बच्चे के कंधे दर्द हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, ये फिसल गया और ये नीचे गिरने लगा। फिर इसको याद आया कि यार बिल्डिंग से कुछ दूर में के बाद ही तो क्या है, स्विमिंग पूल है ना? बिल्डिंग से सपोज L डिस्टेंस, बिल्डिंग के बॉटम से L डिस्टेंस पे स्विमिंग पूल स्टार्ट होता है। तो ये जब रियलाइज किया कि स्विमिंग पूल और हमें बचना है, तो ये क्या करेगा, ये तो नीचे गिर रहा है। जब ये स्मॉल h डिस्टेंस ऑलरेडी फॉल कर चुका है, तब इसको ध्यान में आया कि हमें बचना है और एक्ट कर चुका। ये बैग को किस डायरेक्शन में थ्रो करे? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में इसने बैग को उतारा और लेफ्ट साइड में थ्रो कर दिया। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी विथ विच ही विल थ्रो? मिनिमम वेलोसिटी, किस मिनिमम वेलोसिटी से बैग को ये इधर थ्रो करे कि ये अपने आप को सेव कर ले, है ना? मैन का मास, बॉय का मास कैपिटल M, बैग का मास स्मॉल m। ये दे दिया, रिलेशंस नहीं दिया, कैपिटल में स्मॉल m आंसर आएगा। सो व्हाट विल बी V so that he will save himself, minimum V।
मतलब ये इतना से थ्रो करे कि ये जब नीचे आए तो ये बॉय को इधर वेलोसिटी मिल गया, अगर इसको इधर दिया तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, जैसा तुम लोगों ने रिप्लाई किया, ये कम से कम यहाँ गिरे। मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो इसका, एल डिस्प्लेसमेंट हो, isn't it? कितने देर में, जितना देर में ये नीचे आए, तो इस मैन को, बॉय को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? व्हाट इज द टाइम? तुम कहोगे सर यहां से यहां आने में अगर इसको टाइम लगा है t1, यहां से यहां जाने में लगा है t2, तो t1 तुम्हें पता है होगा 2h/g और t2 होगा √2 isn't it? तो इसके पास जो अब टाइम बचा हुआ, वो कितना टाइम बचा हुआ है? √2h/g माइनस √2h/g, इतना टाइम बचा हुआ है। इतने टाइम में इसको कितना डिस्टेंस जाना है बच्चों? l। मतलब इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर v डैश मिला है तो v डैश इंटू t, दिस शुड बी, कम से कम तो l होना चाहिए। ये मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां से v डैश निकल जाएगा, लेकिन मुझे तो बैक का वेलोसिटी चाहिए। बच्चों इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा, तो स्मॉल m इंटू वी दैट इज इक्वल टू बॉय का मास कैपिटल M इंटू v डैश। तो स्मॉल m v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v डैश। v डैश हो जाएगा l बाई t। t कितना हो जाएगा बच्चों? 2h/g माइनस √2h/g। इज इट क्लियर? तो अच्छी वर्मा के बुक में से ये सवाल जरूर आज कर लेना।